है ना। क्या क्या पढ़ा है अब तक हमने? फर्स्ट, यस, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, डिफाइन एटॉमिक नंबर। Atomic number is equal to the number of protons present in the atom. बोलो के in the nucleus of the atom. बोलो सही बात है। Define atomic mass number. Atomic mass number. Yes, इसका सिंबल होता है कैपिटल Z, इसका सिंबल होता है कैपिटल A. हाँ, atomic mass number. It is the number of neutrons plus number of protons present in the nucleus. किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है x z a, x z a यानी कार्बन, एटॉमिक नंबर इधर, एटॉमिक मास नंबर इधर। यस, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इधर, मास नंबर ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इधर, मास नंबर ऊपर। बोलो फाइन, बोलो फाइन। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Number of electrons that The distribution of electrons in the orbits. Electronic configuration is nothing but the distribution of इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, KLMN में कैसे होता है? बोलो, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2, L में 8, M में 18, N में 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 2n²। बोलो ठीक, सारे बच्चे फाइन। फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? डिफाइन वैलेंसी। number of electrons needed to complete द नंबर, बट हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, वैलेंसी इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड, यस, टू बिकम स्टेबल। नहीं, स्टेबल बोलना, सिर्फ स्टेबल। हाँ, न्यूट्रल थोड़ी ना बनता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और गेन करने के बाद। न्यूट्रल बनने के लिए तो वो बॉन्डिंग करता है। बोलो सही बात, सारे बच्चे समझे? सो सिर्फ, थैंक यू, स्टेबल बनने के लिए। बोलो डन, क्लियर है? फिफ्थ, व्हाट इज एन आयन? बोलो, डिफाइन एन आयन। एन एटम having a charge, an atom with a charge, an atom with charge is called as ion. There are two types of ions. Bolo, cation. What is a cation? नहीं, positively charged ion is called as cation, and दूसरा होता है anion. Yes, negatively charged ion is called as an anion. और न्यूट्रल बनने के लिए वो बॉन्डिंग करते हैं। बोलो डन, क्लियर है? जल्दी से मुझे मोनोवेलेंट में दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव मोनोवेलेंट, नेगेटिव मोनोवेलेंट। दो पॉजिटिव मोनोवेलेंट आयंस बताओ। कल लास्ट डे, हाँ, कल ये जिसको नहीं आएगा, ये सब वैलेंसीज और ये सब कल जिसको नहीं आएगा, सारे डेफिनेशंस, वैलेंसीज, एवरीथिंग, वो परसों सब चीजें 10-10 बार राइट लिख के लाएगा। हाँ, बोलो सर। मोनो एटॉमिक, हाँ, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट एलिमेंट्स बताओ, आयंस बताओ। छोड़, पॉजिटिव में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाँ, बेरिलियम नहीं, बेरियम, बेरियम 2+ होता है, नहीं, यस, अमोनियम NH4+, माइनस में होता है Cl-, फ्लोरीन माइनस, आयोडीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, है ना। फिर हाइड्रोक्साइड OH-, OH- इज हाइड्रोक्साइड। बोलो ठीक, ये सारे पॉजिटिव, सॉरी, मोनोवैलेंट होते हैं। डाइवैलेंट या बाइवैलेंट? बोलो, डाइवैलेंट, बाइवैलेंट में बताओ। जिंक,
मैग्नीशियम, है ना, बेरियम, कॉपर, Fe, ठीक है, Pb, यस, टिन, ये सब 2+ होते हैं। अरे हाँ कि नहीं? और नेगेटिव में कार्बोनेट, यस, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, है ना, यहाँ पे होता है HCO3 बाइकार्बोनेट, HSO4 बाइसल्फेट। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? ये सारे वैलेंसीज, यस, यहाँ पर ये सारे, और कौन आता है इधर? यस, ये सारे, डन। फिर उसके बाद ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट में क्या क्या होता है? ट्राइवैलेंट में हमारे पास है नाइट्राइड N3, अच्छा इधर लिखो क्या, N3-, फॉस्फेट SO4, SO4 3-, यस, क्लोराइड, क्लोराइड Cl- उधर हो गया। फिर एल्यूमिनियम Al3+, ये सारे इंपॉर्टेंट। और इनके फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? यस, Eg, यहां पर Ag+, ठीक है। कैसे फॉर्मूला बनता है बच्चों? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर होता है Cu, ऑक्साइड 2, 2 और 2 1 1, CuO, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये Al और ये OH, ये 3 ये 1, AlOH थ्राइस, Al ब्रैकेट में OH थ्राइस। बोलो ठीक है क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यस। सिल्वर नाइट्रेट, बोलो तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यहां लिखना भूल गया, देखो मैं, NO3 1-, NO2 1-, ठीक है, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो बोलो ये 1 ये भी 1, AgNO3, AgNO3। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा Na, सल्फेट होता है SO4, ये 1 ये 2, Na2SO4, Na2SO4। बोलो ठीक है सारे बच्चे, वेरी गुड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2 1, BaCl2। बोलो ओके है क्या? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा बच्चों Mg और HCO3 2 1, MgHCO3 ट्वाइस, MgHCO3 ट्वाइस। बोलो ठीक है सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? इस तरह से। बट अगर आपको ये सारी चीजें याद नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये आना चाहिए। ये था अब तक का कहानी जो हमने सीखा, प्लस हमने देखा इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो डायग्राम मैंने नहीं बनाया। क्लियर है सबको अच्छे से? अब देखो क्या क्वेश्चंस आते हैं इसमें पे। पहले तो इन सबके नाम पूछेंगे, तो नाम तो आने ही चाहिए दोनों तरह से। आपको बोलेगा इसका नाम बताओ या इसका फॉर्मूला बताओ, है ना। इसका नाम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, दोनों बोथ वेज आना चाहिए। बोलो ओके है क्या? अब आपको एक सवाल देता हूं, उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स भर भर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज एन एलिमेंट हैज 3 has atomic number and mass number 20। एटॉमिक नंबर 10 है, मास नंबर 20 है। राइट द सिंबल, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो मान लो एक एलिमेंट है X, एन एलिमेंट X, तो सिंबल कैसे लिखते हैं उसका? X, यहां 10 यहां 20।
2, आपको बोलेगा राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। 10, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। आपको बोलेगा राइट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट, तो मैं न्यूट्रॉन्स के लिए मैं क्या करूंगा, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मास नंबर कितना है 20, प्रोटॉन्स है 10 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो बेटा न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 10। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको बोलेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो हम बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, सो ये 2 8। बोलो सही बात, पक्का, वेरी गुड। आपको बोलेगा उसका वैलेंसी बताओ, कितना होगा 0, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा ना डोनेट करेगा, सो इट हैज गॉट 0 वैलेंसी। क्लियर है क्या, यानी वो किसी के साथ दोस्ती बनाएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे 3 क्वेश्चन डाले मैंने टेस्ट में, ज्यादा शायद। तो एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस पे ऐसे सब चीजें पूछी जाएगी, खाट 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 खाट। और ये फॉर्मूला 50 डाले हैं, 50 से भी ज्यादा, 64 फॉर्मूलाज, 8 8 जा 64 है ना। सो 8 8 जा 64, तो आपको ऐसा टेबल मिलेगा, ध्यान से देखो, शॉर्ट में दे रहा हूं मैं टेबल बना करके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और यहां पर लिखा जाएगा बेटा क्लोराइड, यहां लिखा जाएगा सल्फेट, और यहां लिखा जाएगा ऑक्साइड, है ना। और फिल इन द टेबल करना है आपको, हर एक क्वेश्चन आधे मार्क का, विदाउट डूइंग क्रिस क्रॉस। आप चाहो तो रफ में क्रिस क्रॉस कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पेपर में मुझे यहाँ पे भर के चाहिए। यहाँ सोडियम क्लोराइड, बोलो NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, फाइन। सोडियम सल्फेट Na2SO4, बोलो ठीक। यहां पर पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, बोलो डन। क्लियर हुआ, समझ में आया, वेरी नाइस। सोडियम ऑक्साइड Na2O, NaO 1 2 Na2O, पोटेशियम K2O, कैल्शियम CaO, ऐसे इधर 8-10 रहेंगे, इधर 8-10 रहेंगे, पूरे शीट पे फॉर्मूला भर के रिटर्न करना है, एवरी क्वेश्चन हाफ मार्क, आधा आधा आधा, डन। इतना सा भी गलत हो गया तो 0 ही मिलेगा वहां ऑब्वियसली। बोलो क्लियर हुआ। सो दिस इज वन वेरी फेमस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो स्कूल में भी पूछेगा, मैंने भी डाले हैं। ये दूसरा वेराइटी क्वेश्चन जो मैंने डाला है, हाँ बराबर, हाँ बराबर, कैल्शियम क्लोरीन, ये 2 होता है, ये 1 होता है, Ca इंटू 1 Cl2। एक सेकेंड, कैल्शियम सल्फेट, तो ये कैल्शियम और ये सल्फेट, ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है, तो 2 1 जा 2, तो CaSO4, CaO, ये 2 होता है, ये 2, ये ऐसे होता है, पता है ना, CaO। ओके क्या, हाँ ये वाला नहीं पूछा तो लिखो, बट x बोला तो x ही लिखना हमने, यस x है ना, आप नियॉन बोल करके सॉल्व नहीं करना उसको, आप x मान करके ही सॉल्व करो। बोलो ठीक है क्या, समझ में आई बात, पक्का। और पूछे जाएंगे डेफिनेशंस कि भैया ये सारी चीजें डिफाइन करो, तो डेफिनेशंस पूछेंगे स्कूल एग्जाम में भी, है ना, तो डेफिनेशंस बहुत अच्छे से आना चाहिए सारे। बोलो डन, क्लियर है। आगे बढ़ू अब मैं थोड़ा और, अब देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, आइसोटोन्स भी होता है, सिखाया है, चलो मैं आइसोटोन में बता देता हूं क्या क्या आएगा, ये भी समझा दूं। चलो, व्हाट आर आइसोटोप्स, तीनों साथ साथ में सिखाता हूं आजू बाजू में,
और अच्छे से ध्यान से समझना, और फिर इनका वेट वगैरह ये वो भी सब थोड़ा बताता हूं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। स्कूल में सबसे फेमस क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, डिफाइन आइसोटोप्स विद 2 एग्जांपल्स, डिफाइन आइसोबार्स विद 2 एग्जांपल्स। तो सबके दो दो एग्जांपल तो मिनिमम आना चाहिए और डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो मैं आपको बहुत डिटेल में पॉइंट वाइज लिख के देता हूं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है, और वो सेम एटम के एलिमेंट्स होते हैं। दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एग्जांपल, कार्बन 612, कार्बन 614। देखो बेटा यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, जो नीचे लिखा रहता है वो प्रोटॉन्स। यहाँ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। बोलो ठीक है। ये देखो दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग अलग है। तो इनमें क्या अलग है? प्रोटॉन्स तो सेम है। ये मास नंबर 12, ध्यान दो, मास नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? 12 माइनस 6, 14 माइनस 6, 8। यानी इनमें सेम प्रोटॉन्स होते हैं, सेम प्रोटॉन्स, यस, बट अलग अलग न्यूट्रॉन्स। देखो बेटा ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। एटमॉस्फेयर में 2 तरह के कार्बन मिलते हैं, यस। इन दोनों को एक दूसरे का आइसोटोप बोला जाता है। ये इसका आइसोटोप, ये इसका आइसोटोप, भाई भाई। तो वैसे आइसोटोप्स क्या अलग है? आइसोटोप्स में है तो दोनों भी कार्बन, बट उन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। बोलो समझा? ये पहला एग्जांपल दिया मैंने आपको। दूसरा एग्जांपल जिसपे भर भर के क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में 3 आइसोटोप्स अवेलेबल है। देखो है तो सेम एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 1 1, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है ना, बट मास नंबर अलग अलग। तो बच्चा इसका मास नंबर है 1, इसका है 2, इसका है 3। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और इसका ट्रिटियम। ठीक है। सब में प्रोटॉन क्या है? देखो एक, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। बोलो क्लियर? ऐसे बहुत एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। एक और लिख करके दे देता हूं, क्लोरीन, जिसकी हमको अगले स्लाइड पे जरूरत पड़ेगी। क्लोरीन, और ये भी क्लोरीन। बोलो एटॉमिक नंबर 17, 35, 37। नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 35 माइनस 17 18। प्रोटॉन 17, 37 minus this 20. Yes, so they are called as isotopes of each other. एक दूसरे के isotopes है वो, एक दूसरे के isotopes। बोलो डन? क्लियर? What are isobars? तो बेटा isobars are different elements. They are different elements. Elements ही अलग अलग है वो, है ना। एलिमेंट्स अलग अलग है तो एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, Z अलग अलग है उनका, बट सेम मास नंबर, उनका मास नंबर सेम होता है। एग्जाम्पल, एब्सोल्युटली, आर्गन और कैल्शियम। देखो 18 20 अलग अलग एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर अलग है तो उनका एटॉमिक नंबर अलग है,
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है वो। और यहाँ पर होता है 40 ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चा 18, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 22, 40 माइनस 18। प्रोटॉन कितने हैं 20, न्यूट्रॉन कितने हैं 20। डन। यानी ये वो होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स भी अलग अलग है, डिफरेंट प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग है, प्रोटॉन्स भी अलग अलग। बोलो ठीक है। तो ऐसे दो लोग एटमॉस्फेयर में जिनका नंबर अलग है बट उनमें कुछ तो चीज सेम है। क्या सेम है? एटॉमिक मास नंबर सेम है उनका। बोलो समझा? पक्का? तो उनको एक दूसरे के आइसोबार्स बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो आप देखो आइसोटोन्स का डेफिनेशन, पहले मैं एग्जांपल लिख दूंगा आइसोटोन्स का। आइसोटोन्स का एग्जांपल NaMg, ठीक है। Na 11, 12, 23, 24, ना इनका एटॉमिक नंबर सेम है ना मास नंबर सेम है, लेकिन फिर भी देखो प्रोटॉन हो गए 11, न्यूट्रॉन हो गए 12, प्रोटॉन हो गए 12, न्यूट्रॉन हो गए 12। यानी दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। यस। तो अभी तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है, लेकिन बच्चों सवाल तो आपके इस पर भी बनेंगे स्कूल में, एग्जाम में, कि isotopes have same protons, different neutrons. Isobars have different protons and different neutrons, and isotones have different protons and different neutrons. फिर भी इनके पास सेम, हाँ सॉरी, डिफरेंट प्रोटॉन सेम न्यूट्रॉन्स, फिर भी इनके पास सेम क्या है? देखो इनके पास एटॉमिक नंबर सेम है, इनके पास एटॉमिक मास नंबर सेम है, और इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। बोलो समझा? सारे बच्चे समझ रहे हैं क्या? ये हुए तीन और डेफिनेशंस। दो ही सवाल बनेंगे इस पे, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 and 2, डिफाइन एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो डिफाइन करके एग्जांपल्स देने होंगे आपको। क्लियर हुआ? इज इट ओके विद एवरीवन? इसको बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। देखो ये अच्छा, अब देखो क्या होता है ना बच्चे, तीनों भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, बढ़िया, लेकिन कुछ तो अलग है। अलग ये है कि 99, ऊपर ऑक्सीजन का नहीं लिखा है क्या मैंने? चलो मैं ऑक्सीजन का भी लिख देता हूं, हाँ, फिर क्लोरीन ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से कुछ चीजें समझा दूंगा। ऑक्सीजन सॉरी 8, 16, 8, 17 ऐसे ऑक्सीजन अवेलेबल, लेकिन पता है जो ऑक्सीजन ये है 99.9% यही ऑक्सीजन अवेलेबल है, और सिर्फ 0. बोलो कितना? 0.01% ये ऑक्सीजन अवेलेबल। तो हमने बोला ये तो कच्चा नींबू है, अरे है ही नहीं इतना, तो क्या अभी उसको इतना भाव देने का। तो इसलिए मोस्टली हम यही ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं, राइट। देखो हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ना, एटमॉस्फेयर में दो टाइप के ऑक्सीजन अवेलेबल है, टाइप वाइज दो नहीं है, सेम ही है, राइट। दोनों का वेट अलग अलग है, सिर्फ एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में अलग अलग है, प्रोटॉन्स तो सेम है। बोलो फाइन। तो ऐसे दो ऑक्सीजन है मेरे पास, जिसमें से ये 99% होता है। लेकिन क्लोरीन में ऐसा सीन नहीं है बच्चों। क्लोरीन में ये वाला जो क्लोरीन है ना, ये 75% अवेलेबल है, और ये 25% अवेलेबल है। ओके क्या? सारे बच्चे समझ रहे हैं क्या? यस। हाँ, ये लोग अलग है तो फिर इनका मतलब प्रॉपर्टीज भी अलग नहीं, प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, मास अलग है उनका से, वेट अलग है, मास अलग है, वेट अलग अलग है, प्रॉपर्टीज सेम। प्रॉपर्टीज कौन डिफाइन करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। क्या दोनों में प्रोटॉन 17 है? हाँ। क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन 17 है? हाँ। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। फाइन। यस। सिर्फ उसका वेट अलग है। अब ध्यान से समझना,
अब ध्यान से समझो, एटॉमिक मास नंबर, अगर आप क्लोरीन का मास नंबर देखोगे बेटा तो आपके बुक में वो 35.5 लिखा होगा। यस, एटॉमिक मास ऑफ, या मास ले लेता हो अभी के लिए, मास लेते हैं, नंबर मत लो, नंबर नहीं, मैंने गलती से नंबर बोला, मास। देखो ऑक्सीजन 8 16, ठीक है, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 8, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 8, और न्यूट्रॉन कितने हो गए 8, इलेक्ट्रॉन 8। आपको पता है इनका वेट कितना होता है, ध्यान से सुनो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी 0. यस, या ऐसे लिखूं क्या, 0.167, अरे गड़बड़ कर रहे क्या, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना केजी, कुछ भी नहीं, बहुत कम, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो तो इससे भी ज्यादा कम है, 9.31 इंटू 10⁻31 kg, यानी 4 जीरो और पहले लगा दो। तो इलेक्ट्रॉन को हम मानते हैं कच्चा लींबू, कच्चा लींबू समझता है ना, यस, जिसका वजन हम काउंट नहीं करते। तो अगर मुझे बोलना है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं सिर्फ इसका वेट ऐड करता हूं, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वजन हम ऐड करते हैं, जो वेट आएगा वो उसका एटॉमिक मास बन जाता है। बोलो ओके है क्या। एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ द एटम। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, वो एक नंबर है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, इट इज द मास ऑफ दैट एटम, एक्चुअल मास। बोलो फाइन। अब ध्यान से समझना जरा, राइट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ही होता है, 16 AMU। पहले तो मैं आपको AMU का फंडा समझा दूं, है ना बुक में AMU वगैरह ये, यस, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो थोड़ी कहानी है, थोड़ी घटिया है, बट समझो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हमने ये बोला कि देखो बेटा, मुझे ना मार्केट जाके 2 kg कुछ राइस वाइस खरीदना है, तो वो बीम बैलेंस आया करता था ना पहले, अब तो डिजिटल होता है सब कुछ, तो टेंशन नहीं है। तो जो बीम बैलेंस होता है ये वाला, अरे ओके है ना सारे बच्चे, ये बीम बैलेंस ऐसा यहाँ कनेक्टेड रहता है। तो अब मान के चलो मुझे 2 kg ऑफ एन ऑब्जेक्ट खरीदना है, तो मैंने इस पैन में कुछ तो ऑब्जेक्ट रख दिया जो मुझे बाय करना है। अब इसको मेजर कैसे करोगे, राइट। इसका यहाँ पर कुछ तो एक मुझे 2 kg का वेट रखना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, 2 kg का एक वेट रखना पड़ेगा, क्लियर, तभी जाके मैं इसको मेजर कर पाऊंगा, सही है। अब मान के चलो मुझे एक ऑक्सीजन के एटम का वेट मेजर करना है, यहां पर एक ऑक्सीजन का एटम रखा है, मुझे इसका वजन मेजर करना है, तो वो मैं कैसे मेजर करूंगा। तो हमने बोला यार जहां ऐसे 2 kg वाला एक मेरे पास स्टैंडर्ड कुछ तो अवेलेबल था, यहाँ तो मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है इतना छोटा। तो हमने बोला सबसे छोटा कौन है, हमने बोला सबसे छोटा तो हाइड्रोजन है, हाँ कि नहीं। तो मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन रख देता हूं, यस, तो ऑक्सीजन हेवी है वो नीचे जाएगा, मैंने एक और हाइड्रोजन रख दिया, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ऐसे करते करते मैंने 16 हाइड्रोजन के एटम्स रखे, 16 हाइड्रोजन एटम्स, तब जाकर के वो दोनों बैलेंस हो गए। तो मैंने बोला 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 हाइड्रोजन का मास। जब 16 हाइड्रोजन इधर रखूंगा मैं 1 1 1 1 करके, मान लो मेरे पास 1 1 kg के ही वेट अवेलेबल है, 5 kg मुझे कुछ तो खरीदना है, मेरे पास 1 1 kg अवेलेबल है, तो ये 1 kg का रखा, फिर एक और kg, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 रखेंगे तब बैलेंस होगा। बोलो सही। ऐसे यहाँ पे 16 रखने पड़ रहे थे, समझ में आई बात। मान लो मुझे नाइट्रोजन का वेट चाहिए, नाइट्रोजन का एक गोलू, एक मॉलिक्यूल, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे
यहाँ हाइड्रोजन रखना पड़ रहा था छोटा 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 छोटा, क्योंकि वो सबसे हल्का फुल्का है तो सबसे हल्का लेंगे हम लोग। और ऐसे मुझे कितने बोलो 14 नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन लेने पड़े, तब जाकर के बीम बैलेंस पर ये बैलेंस हुआ। बोलो बात समझ में आई? पक्का? अब प्रॉब्लम ये था बच्चों, प्रॉब्लम तो बहुत सारे थे, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। हाइड्रोजन यूज करना पॉसिबल नहीं था ड्यू टू 10 मल्टीपल रीजंस। बहुत सारे रीजन की वजह से हम हाइड्रोजन नहीं यूज कर पा रहे कि भैया ये तो गैस है, इसको रखूंगा कैसे, तो उड़ जाएगा, फिर इसके 3 आइसोटोप है, कौन सा आइसोटोप यूज करूं मैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स। हमें वाला हाइड्रोजन के बदले ना कुछ और लेते हैं, है ना। बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करने के बाद कार्बन को चूज किया कि भैया कार्बन सबसे बेस्ट है, तुम कार्बन ले लो। तो क्या किया ना बच्चों, पहले एक कार्बन को उठाया, एक कार्बन, और उसको हाइड्रोजन के अगेंस्ट बैलेंस किया। तो ऐसे पता चला कि 12 हाइड्रोजन एटम से ये बैलेंस होता है। एक कार्बन को बैलेंस करने के लिए 12 हाइड्रोजन लगते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? तो हमने बोला ठीक है, हम एक कार्बन को उठाते हैं और इसको 12 पिज्जा के इक्वल स्लाइसेस में बांट देते हैं। कितने हो गए? 12 इक्वल स्लाइसेस में उसको बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कार्बन के 12 पीसेस है। बोलो बात समझ में आई क्या? दिस वन पीस ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एक पीस। बोलो ओके, है ना। यानी 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच? 1/12 ऑफ कार्बन। एक हाइड्रोजन किसके बराबर? देखो यार बच्चा, 12 हाइड्रोजन एक कार्बन के बराबर है, तो एक कार्बन का जो एक स्लाइस है दैट इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन, हाँ कि नहीं? यस। तो 1 हाइड्रोजन इज 1/12 ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत? अब मैं 1 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 हाइड्रोजन नहीं बोलूंगा। अब मुझे अगर कुछ मेजर करना है ना बच्चा, तो मैं क्या करूंगा, प्लीज ध्यान दो। लेट्स से ऑक्सीजन का वेट मेजर करना है, तो दूसरे पैन में मैं क्या रखूंगा बताओ? कार्बन के पीसेस रखूंगा। तो ये पहला पिज्जा, ये दूसरा पिज्जा, ये तीसरा। तो हमने क्या रखे? 1/12 ऑफ कार्बन रख दिया, हाँ कि नहीं? 1/12 ऑफ कार्बन उठा करके रखने लगे हैं हम यहां पर। ऐसे मुझे 16 कार्बन के पीसेस लगे। यस, 16 हाइड्रोजन यानी 16 कार्बन के पीसेस। बोलो ओके है क्या? तो हमने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 इंटू 1/12 ऑफ सी। बोलो फाइन। 16 1/12, ये एक क्या है? एक है 1/12 कार्बन, हाँ कि नहीं? कार्बन का 1/12 हिस्सा है वो, तो 16 इंटू 1/12 ऑफ कार्बन। हमने बोला यार ये 1/12 कार्बन 1/12 कार्बन कौन बार बार बोलेगा, तो हमने इसको एक नाम दे दिया। हमने इसको नाम दे दिया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सबसे छोटा मेजरमेंट का क्वांटिटी, एटम्स को मेजर करने का सबसे छोटा क्वांटिटी को हम AMU बोलते हैं। आपको बोलेगा डिफाइन 1 AMU, डिफाइन 1 AMU, तो हम बोलेंगे 1 AMU इज इक्वल टू, बोलो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम यानी क्या? ऐसा कार्बन जिसका मास है 12, जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 है, क्योंकि मेरे पास तो 2 कार्बन है। तो कौन सा वाला कार्बन? कार्बन 12 लेना है, कार्बन 14 नहीं लेना। बोलो समझा कि नहीं समझा? यस। देखो ये समझाने के लिए मैंने मेजरमेंट वाला एक्टिविटी लिया, एक्चुअली ऐसे मेजरमेंट थोड़ी करते हैं, बट ठीक है, उसको समझने के लिए ऐसे समझो आप। डिफाइन 1 AMU, तो
1 AMU is 1/12 of the carbon 12 atom. बोलो ठीक है। और 1 AMU अगर केजी में देखना चाहते हो तो वो होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg, which is same as the mass of proton and neutron, है ना। तो 1 AMU यानी इतना। बोलो सॉर्टेड है। यस। अब मैं ये जानना चाहता था कि ऑक्सीजन को कैसे कैलकुलेट करें। तो हमने बोला देखो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इतना वेट है, तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है इसमें, हाँ कि नहीं। तो ऑक्सीजन का मास होगा 16 AMU, करेक्ट। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स और 14 टोटल, तो न्यूट्रॉन्स भी 7 हो गए। प्रोटॉन इज 7, न्यूट्रॉन इज 7। बोलो सही बात। तो कितना हो गया इसका मास? इसका हो गया 14 AMU। अब हमने बोला ये AMU भी बार बार कौन लिखेगा, इसको हटाते और एक शॉर्टकट निकालते और 16U, बस इतना ही लिखते हैं 14U। अब ये जो है दैट इज द मास, नॉट द मास नंबर। देखो मास नंबर भी 14 है, लेकिन मास नंबर जब बोलते हैं तो सिर्फ नंबर 14 बोलते हैं, लेकिन जब मास बोलते हैं तो 14U बोलते हैं। बोलो समझा? पक्का? अच्छा क्लोरीन का खेल देखो थोड़ा। क्लोरीन 17 35, बोलो कितने प्रोटॉन? 17, कितने न्यूट्रॉन? 18। अरे 17 35 माइनस 17 है ना, तो इसका एटॉमिक मास नंबर बताओ कितना है? 35। और इसका एटॉमिक मास बताओ कितना है? 35.5U। यही समझाना है अब मुझे आधा घंटा अगला। देखो बात को समझो। ओके, पहले तो एटॉमिक मास नंबर ये वाला नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और मास होता है जितने प्रोटॉन्स हैं जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनको ऐड करके यू लिखो। बट ऐसा नहीं। ध्यान से समझो, अब मैं क्या समझा रहा हूं वो समझो। मान लो मैंने स्कूल में इन दोनों को टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए कि भैया ये लो प्रोजेक्ट बनाओ, और 10 मार्क्स फॉर द प्रोजेक्ट, 10 मार्क्स फॉर द प्रोजेक्ट एज अ ग्रुप। दोनों ने प्रोजेक्ट बनाना चालू किया, ये कुछ काम नहीं करता प्रोजेक्ट, मान लो कुछ भी काम नहीं किया उसने। यस, सारा के सारा काम उसने किया, 90% काम हर्षिव ने किया। 90% वर्क इज डन बाय हर्षिव, एंड भैया 10% वर्क इज डन बाय हर्ष। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है एकदम मस्त से, टीचर ने दोनों को 10-10 नंबर दिया। ठीक है, ये तो नाइंसाफी हो गई, ये तो बेचारा सैड हो जाएगा कि क्या यार कोई काम नहीं किया उसने, है ना। द वेटेज जो इसको मिलना चाहिए था, आइडियली क्या होना चाहिए कि भैया इसको 9 मार्क्स मिलने चाहिए और इसको 1 मार्क मिलना चाहिए, क्योंकि इसने कुछ काम नहीं किया। बट क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट है, अलग अलग नंबर दे नहीं सकते, दोनों को 9-9 दे दिया, दोनों को 10-10 दे दिया, व्हाटएवर। बट गलत है ये, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। जिसने जितना परसेंट काम किया है ना, उतना परसेंट मार्क उसको मिलना चाहिए। बोलो सही बात है? बोलो सही बात है? वेरी वेरी नाइस। अब दूसरी चीज समझो जरा। ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है। हाँ, किसका वेट ज्यादा है? ये ए है, ये बी है, दोनों का हाइट सेम, टिंग 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 टिंग, एकदम हाइट सेम है। ऑब्वियसली ये मोटू है और ये पतलू है। अरे मोटू पतलू कार्टून देखे कि नहीं कभी? हाँ, तो एक मोटू है एक पतलू है, किसका वेट ज्यादा होगा? मोटू का। पक्का? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो, यस, इसके जो बोन्स है ना वो बहुत फुसके है। यस, इसका बोन मास बहुत कम है, मान के चलते इसका बोन मास है
10 kg और फैट मास है ना, फैट मास है 40 kg। हो सकता है इसका जो फैट मास है वो है 30 kg, तो वो पतला पतला दिख रहा है, लेकिन उसका बोन का जो मास है वो नहीं 20 kg। हो गया ना दोनों का वेट इक्वल, सही बात। सो पॉइंट ये रहता है कि किस चीज का परसेंटेज ज्यादा है मुझे नहीं पता, करेक्ट। इन दोनों एग्जाम्पल को मिला के, बट इस एग्जाम्पल को ज्यादा ध्यान देना। जो क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन, दो टाइप का क्लोरीन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। ये है 1735, ये है 1737। ये जो क्लोरीन है ये 75% मिलता है एटमॉस्फेयर में, और ये जो क्लोरीन है ये बस 25% मिलता है एटमॉस्फेयर में, राइट। तो अगर मैं कोई मुझे पूछे क्लोरीन का मास बताओ तो 35 बोलू तो इस बेचारे को तो भाव ही नहीं दिया हमने, और 37 बोलू तो ये रोएगा, बोले यार मैं 75% है उसको ज्यादा भाव कैसे क्या दे दिया। बात समझ में आई क्या, राइट। तो हम बोल रहे एक काम करते हैं, तू 75% है ना, तो मैं तेरा 75% ऑफ Cl35 लेता हूं। नहीं, बीच का लिया तो भी प्रॉब्लम, 36 लिया तो भी गलत बात है ना, 50-50 होता तो ठीक है। ये क्या बोलेगा, यार मुझे क्यों फालतू में, मैं तो 75% हूं ना, तो 50% क्यों वेटेज दे रहे हो मुझे, है ना। तो ये 75% है तो हमने इसको वेटेज दिया 75%, है ना, प्लस हमने इसका वेटेज दिया 25% ऑफ क्लोरीन 37। अब ध्यान से समझो, इसका वेट है 35, इसको हमने 75% ऑफ दिस वैल्यू लिया, प्लस इसका वेट है, इसका परसेंट है 25, तो हमने इसको 25% वेटेज दिया। इसको कैलकुलेट करते हो तो आता है 35.5। अब ये खुश है, क्यों, देखो 36 लेते हैं तो इससे दूर था वो नंबर, ये ज्यादा परसेंट है ना, तो ओवरऑल वेट इसके पास ज्यादा होना चाहिए। बोलो सही बात। अब इसका मीनिंग क्या है, मान लो यहाँ पर 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन है, तो उसमें से 75 इसके एटम्स मिलेंगे और 25% इसके। तो हमने क्या किया, इसने ज्यादा काम किया था 90%, तो 90% मार्क्स उसको दिया और 10% मार्क्स इसको दिया आउट ऑफ 10, है ना। तो हमने 75% वेटेज इसको दिया और भैया 25% वेटेज इसको दिया, और दोनों का ऐड कर दिया। ऐड करके जो आया वो उसका मास है, मास नंबर नहीं, मास नंबर तो 35 ही है। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है, समझा, पक्का, एवरीबॉडी, वेरी गुड, सॉर्टेड है एकदम अच्छे से। किसको, है ना वो आइसोटोप्स है एक दूसरे के, है ना, बस, बट उसको क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 नहीं बोलते। और अच्छा है नहीं दिया, हमको याद करने पड़ते थे। हाँ, चलो ओके है क्या, ए हाँ, निकाल के आपको परसेंटेज दी। हाँ नहीं नहीं, क्लोरीन का आपको याद रखना है, बाकी दूसरा किसी का भी दिया तो देंगे। सॉल्व कैसे करना है समझाना, मैं क्वेश्चन दूंगा 2 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट X, और मैं यहां दूंगा 1835 और 1842, दिस इज 10%, दिस इज 20% इन द एटमॉस्फेयर, फाइंड द एटॉमिक मास। तो ऐसे करना पड़ेगा, है ना। इसका जितना परसेंट 75% ऑफ 35 एंड 25% ऑफ 37, और सॉल्व करके ऐड करो। अब पॉइंट ये बनता है बेटा कि हमने ऑक्सीजन के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑक्सीजन का ये क्या है, एटॉमिक मास, मास है 16, और मास नंबर क्या है, ये भी 16। इसके भी तो 2 आइसोटोप है, इसके भी तो 2 आइसोटोप है, एक ऑक्सीजन 816 और एक ऑक्सीजन 817। तो हमने बोला इनका मास नंबर बताओ, तो मास नंबर क्या है, इसका 16 है, इसका 17, बट मास क्या है, तो हमने इसका दे दिया। इसने क्या पाप किया, ये रोएगा नहीं क्या, बिल्कुल रोएगा।
बहुत कम है। बहुत कम है, वो 0.01% है। तो हमने बोला 0.01% क्या दे इसको, है ना, तो कुछ नहीं दे रहा हूं मैं तुझे, तो इसको कंसीडर किया। हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन देखते हैं बच्चे, तो ये हाइड्रोजन कितना है, इधर गया हाइड्रोजन, ये मैक्सिमम है, 99.8% ये होता है। थोड़ा ये थोड़ा ये, हमने बोला ये दोनों कच्चा नींबू, चलो हटो, तुम्हारा क्या वेट है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स। बोलो समझ में आया क्या, सारे बच्चे समझे क्या, कोई दिक्कत, इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर, और इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज निकालना। द मेथड इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज यानी इसका जो वेट है वो परसेंट दे, इसका जो वेट है उसको वो परसेंट दे दो, वेटेड एवरेज। कोई डाउट, छोटा मोटा कुछ भी, हल्का फुल्का कुछ भी, एकदम सॉर्टेड है, क्लियर है, वेरी नाइस। अब कल आपका वाइवा है, वाइवा यानी क्वेश्चन आंसर्स 1-on-1, एक एक बच्चे को बुलाऊंगा मैं और फिर क्वेश्चंस पूछूंगा। जो बच्चा कल एब्सेंट रहेगा उसको मैं ऑलमोस्ट ऑल इन वन पूरा लिखने के लिए होमवर्क दूंगा, फुल राइटिंग 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 राइटिंग, इतना राइटिंग दिवाली पूरा खराब हो जाएगा तुम्हारा। देयर इज नो दिवाली होमवर्क, अदरवाइज थर्सडे यू हैव टेस्ट, है ना, सो थर्सडे कुछ नहीं, आने का, गिफ्ट लेने का, दिवाली का, टेस्ट देने का, घर जाने का, खत्म। लेकिन वो टेस्ट अच्छा जाना चाहिए, वो टेस्ट अच्छा जाने के लिए हमको 2 दिन बहुत पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो कल स्टार्ट होगा, आप लोग पढ़ के आओगे, क्या क्या पढ़ के आओगे मैं सब बताऊंगा, मैं क्या पूछूंगा एवरीथिंग आई विल टेल यू, बट उतना पढ़ के आना पड़ेगा। डन। अब 3 लॉ बचे हैं हमारे पढ़ने के, वो 3 लॉ भी पढ़ते हैं हम, कल थोड़ा पढ़ाना भी रहेगा। हाँ वो सब लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस वगैरह पढ़ने। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक अलग ही कहानी। अभी तक का जो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी खत्म हो गया अब दोनों एक साथ, मैंने उसको सेव किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल के, बट दोनों चैप्टर कर दिए कवर। 3 लॉस पढ़ने हैं हमको। लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। What do you mean by law of conservation of mass? Law of conservation of mass बोलता है mass can neither be created nor be destroyed. Yes, mass can neither be created nor be destroyed. The mass of reactants is equal to mass of products. देखो फिजिक्स में अलग डेफिनेशन रहेगा, थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा अलग डेफिनेशन रहेगा, है ना। तो इसके पॉइंटर्स लिख के दे रहा हूं मैं यहाँ पे। mass cannot be created, cannot be created, cannot be destroyed, cannot be destroyed. The total mass of reactants is equal to the total mass of product. देखो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। एक माइक्रो ओवन में आपने एक पिज्जा डाला है बनाने के लिए, ठीक है ना। तो पिज्जा का क्या, पिज्जा के ऊपर कुछ चीजें डाल दिए, टोमेटो डाल दिया, अनियन डाल दिए, बटर डाल दिया, चीज डाल दिया, कैप्सिकम डाल दिया, व्हाटएवर। और जब ये माइक्रो ओवन से बाहर आएगा तो इसके 2 पिज्जा तो बन नहीं सकते। जितना मास यहाँ था उतना मास बाद में भी होना चाहिए। ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसमें आलू डालो इधर से तो सोना निकलता है दूसरी तरफ से, है ना। वो उन्होंने बनाना चाहिए ऐसी मशीन, बट बना ही नहीं अभी तक, है ना। तो देयर इज नो मशीन वेयर एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकले, बोलने की बात है, ठीक है ना। तो बोल रहे कि एक रिएक्शन ले, अगर हम बच्चों सिंपल रिएक्शन लेता हूं, वैसे आपकी बुक में रिएक्शंस नहीं है ना, यहाँ से चालू होगा। फॉर एग्जाम्पल एक केमिस्ट्री का रिएक्शन लेता हूँ, एक फालतू रिएक्शन लेता हूँ टाइम पास करने के लिए, है ना। एक सब्जी बनाना है आपको पनीर का,
तो आपने पनीर लिया 500 ग्राम्स प्लस उसमें स्पाइसेस डाल दिया 20 ग्राम्स प्लस टोमेटो ले लिया, बोलो कितना? यस 100 ग्राम्स प्लस अनियन ले लिया, बोलो कितना? 180 ग्राम्स। अरे 30 ग्राम्स कितना होते थे? दूसरा अनियन डालेगा क्या? टोमेटो भी ज्यादा लगेगा। चलो प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो भी लगती होगी यार सब्जी बनाने के लिए, यस एक्स्ट्रा जो भी लगेगा 200 ग्राम। अरे ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, है ना? कितना हो गया? इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये सब क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। जो जो चीजें हमने यूज की है वो सब रिएक्टेंट्स। कितना हो गया? 500, 600, 700, 800, 1000, 1000 ग्राम्स। देखो आपने चीजें ली 1000 ग्राम्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहां पर 2000 ग्राम का कुछ तो बन गया। मास कैनॉट बी क्रिएटेड। एक्स्ट्रा किधर से आए? पैदा नहीं कर सकते मास को। दूसरा ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये 700 ग्राम्स हो गया, है ना? देखने में कभी कभी ऐसे लगता है कि हमने सब्जी का क्वांटिटी ज्यादा लिया था, बना इतना सा, करेक्ट? तो पहला तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, दूसरा वाटर भी तो है, तीसरा स्टीम में कन्वर्ट हुआ। तो हमारा प्रोडक्ट बहुत सारा है। प्रोडक्ट है आपका जो भी सब्जी बना करी का जो भी है, प्लस वाटर वेपर, प्लस है ना थोड़ा सा वाटर उसके अंदर रहा होगा, प्लस वेपर में कन्वर्ट हुआ रहेगा, ठीक है क्या? इन सब का मास मिला करके 1000 ग्राम्स ही होने वाला है। द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, H2 plus O2 gives, बोलो ठीक है क्या? वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। तो मान के चलते हैं यार, ये एग्जांपल लूंगा ना फिर मैं चार चीजें या तो गलत लिखी जाएगी मुझसे समझाने के चक्कर में, या तो फिर अधूरी लिखी जाएगी। तो इसीलिए मैं दोनों भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि पहले मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ चीजें सिखाना पड़ेगा। एनीवेज यहाँ पे खत्म करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Mass can neither be created nor be destroyed. The total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. बोलो फाइन है? पक्का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। टू लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। देखो कोई भी चीज अगर बनानी है ना, एक पर्टिकुलर रेसिपी होती है। सारे देखो क्या होता है, अगर आप कोई तो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स में जाते हो, मैकडी में जाते हो, कहीं भी, है ना, तो हर जगह का बर्गर सेम ही मिलेगा। ऐसा कैसे? ऐसा क्यों? स्टैंडर्डाइजेशन है। तो स्टैंडर्डाइजेशन यानी क्या? सबको बोला है कि देख भैया ये बर्गर बन रहा है ना, तो इसमें चम्मच का साइज भी उनका वही रहता है, ये इतना डालना, ये इतना डालना, सेम प्रोपोर्शन में सेम फिक्स डालना होता है, राइट? तभी सेम टेस्ट आएगा, अदरवाइज नहीं। मान के चलो लेमनेड बनाना है मुझे, प्लीज ध्यान दे दो बच्चे। यस, बहुत अच्छा लेमनेड बनाता हूं मैं। मान लो 1 ग्लास बनाना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर। पर्टिकुलर साइज बता के रखा है मम्मी ने, गेस्ट आया तो 1 ग्लास लेने का, उसमें 4 स्पून ऑफ शुगर डालो, है ना, प्लस थोड़ा सा सॉल्ट डालो, 10 ग्राम्स 20 ग्राम सॉल्ट, 10 ग्राम्स सॉल्ट डालो, और थोड़ा लेमन डाल दो। यस, 2 लेमन फॉर एग्जाम्पल, और बन जाएगा आपका लेमनेड, खत्म। एंड दिस विल बी फॉर 1 पर्सन। 1 ग्लास 1 पर्सन के लिए। अब मान लो अगर 4 लोग आ गए मेरे घर में, है ना, प्लीज ध्यान देना क्या रेशो में लिया है मैंने इसको। एक और काम कर देता हूं बच्चों, इसको स्पून में ही हम ऐड करते हैं। 3 स्पून कर दूं क्या इसको? 3 स्पून ऑफ लेमन जूस, यस, और 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। इस तरह से हमने उसको रेसिपी बना रखी है। दिस इज फॉर 1 पर्सन, है ना, और ये 1 ग्लास या स्पून में ले लू क्योंकि सारे यूनिट सेम रख रहे हैं हम, राइट? 100 स्पून ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। व्हाट इज द रेशो? रेशो इसका क्या है? अगर मुझे इसको 2 से रखना है, इसको 2 रखो और लेमन को 6 कर दो बच्चों आप। यस, अब मैं कर रहा हूं
ये है 100 स्पून्स, ये है 4 स्पून्स, ये है 2 स्पून्स और ये है 6 स्पून्स. व्हाट इज द रेशो? रेशो है सबको 2 से डिवाइड कर सकता हूं मैं, हाँ कि नहीं? तो ये हुआ 50:1:3. 50:2:1:3 के रेशो में आपको ये चीजें हमेशा लेनी पड़ेगी. यानी अगर 2 लोग आ रहे हैं तो मैं ये 100 के बदले कितना लूंगा? 1 पर्सन है. यस, तो बोलो अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग में ये कितना आ जाएगा? 200. ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12. लेकिन बच्चा पार्टी इसका रेशो अभी भी यही है. आप इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 50:1:3, है ना? तभी वो चीज सेम. अच्छा, क्या होगा अगर ये रेशो मेंटेन नहीं किया? तो अगर रेशो गड़बड़ हो गया तो कभी नमक ज्यादा हो जाएगा, फिर सेम टेस्ट नहीं आएगा. रेशो गड़बड़ हो गया तो कभी शुगर कम हो जाएगा, फिर सेम टेस्ट नहीं आएगा, है ना? बोलो ओके क्या? अब ध्यान से समझो, इसी को केमिस्ट्री में हम कैसे सॉल्व करेंगे. H2 plus O2 gives H2. ठीक है? हमेशा पहले तो रिएक्शन का बैलेंसिंग होता है. बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन के लिए मैं यहां 2 और यहां 2 लिखता हूं. बोलो फाइन. 2:1 इज द वॉल्यूम. ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन बनेंगे. यस, ये जो लिखा है ना इसको बोलते हैं वॉल्यूम. ये जो यहां लिखा है इसको मैं वॉल्यूम बोलूंगा. और यहां पर कुछ नहीं है यानी 1 है ना? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है वाटर, तो मुझे हाइड्रोजन लेना पड़ता है 2:1 के रेशो में. यानी इसके 2 चम्मच, इसका 1 चम्मच. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे चम्मच नहीं ले सकता. 1 स्पून 2 स्पून हाइड्रोजन नहीं ले सकता. बट एग्जाम्पल अभी मैं तुमको और कैसे बताऊं, है ना? तो इसका अगर 2 स्पून लेता हूं तो इसका 1. आपको सवाल क्या पूछेगा ना? आपको पूछेगा, देखो मैंने लिया है हाइड्रोजन का 6 वॉल्यूम. प्लीज ध्यान देना, 6 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया है एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन लिया है. तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? क्या वाटर बन पाएगा? क्या वाटर बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा. ध्यान दो, ध्यान दो. इसमें से 2 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम लेके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनेगा. फिर और 2 वॉल्यूम के साथ एक और वॉल्यूम लेके 2 वॉल्यूम वाटर बनेगा. और इसका 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो हमको क्या करना है ना? वेस्टेज अवॉइड करना है. देखो लेमनेड वाले एग्जांपल पे जाता हूं बच्चों. एक ही ग्लास बनाना है मुझे. सैचुरेशन पढ़ा है ना तुमने केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में? यस, व्हाट इज सैचुरेशन? अरे बोल, बच्चा बच्चा बताएगा यार, बोल युग. The maximum number after which no solute can be dissolved further. है ना? तो मान के चलो एक ग्लास है, एक ग्लास में 4 चम्मच शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है. बोलो ठीक है. अगर मैंने 4.5 स्पून डाल दिया तो क्या होगा? आधा चम्मच शुगर वेस्ट हो गई. ऐसे केमिकल्स वेस्ट होने लगेंगे. केमिकल्स आर वेरी एक्सपेंसिव. तो हमको वेस्टेज अवॉइड करना है. तो हमको पता होना चाहिए कि इतना अगर बनाना है तो ये कितना लिया जाए, ये कितना. देखो बात समझ में आई क्या? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेगा. इसका और 2 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेगा. अब ऑक्सीजन खत्म हो गया, ये तुमने एक्स्ट्रा डाल दिया शुगर के जैसे, तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गॉट वेस्टेड. तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 2 ही वॉल्यूम ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन का 4 ही लेना चाहिए. उससे ज्यादा लो तो वेस्टेज हो जाएगा, है ना? और कम लिया तो वाटर नहीं बनेगा. बोलो क्लियर है क्या? सो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस इन केमिकल रिएक्शंस, yes, all the reactants should be taken in definite proportions.
by volume and by mass also. Actually they should be taken in definite proportion by volume. volume का proportion fix होना चाहिए, 1 चम्मच 2 चम्मच whatever. बोलो sorted है, clear? ये है 2 laws आपके जो बुक में दे रखे हैं. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. क्लियर? चलो अब अपन बुक ओपन करेंगे हम लोग और कुछ चीजें पढ़ लेंगे. देखो यहां से स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, बोलो कौन कौन सा होता है? प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स नो चार्ज. न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक in 1931. Chadwick in 1931. Anyway, James Chadwick. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल पढ़ा हमने, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन, बढ़िया. रुदरफोर्ड्स मॉडल, यस, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशंस, उसके कंक्लूजन्स और उसका मॉडल, और फिर उसका ड्रॉबैक दिया था मैक्सवेल ने, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू नो, है ना, कि अरे वो गोल घूमता है तो इट शुड एक्सिलरेट, इट हैज एक्सिलरेशन, इट विल लूज एनर्जी, और एनर्जी लूज करेगा तो इट शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, बट एक्चुअली ऐसे नहीं होता है ना. चलो बोर्स मॉडल, क्लियर? तो बोर्स मॉडल पढ़ा. नेम द 3, ये तो सब yes. फिर ऑर्बिट्स है, वैलेंसी है, शेल्स है, सब हो गया ये, सब कुछ पढ़ा. साइंटिस्ट का नाम है जिसने प्लम पुडिंग वाटरमेलन मॉडल बताया, है ना? कौन है? मतलब ससुर नहीं है मेरा, कौन है? तो ऐसे बोल रहे, साइंटिस्ट है एक जिसने, हाँ नहीं नाम है उसका जे थॉमसन, पूरा नाम जे थॉमसन, मैंने शायद थॉमसन लिखा होगा सिर्फ, जे थॉमसन. ये देखो आज सिखाया आइसोटोप्स, देन आइसोबार्स, ये देखो क्लोरीन 35 70 37, ओके क्या? वो भी सब. और बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स छूट गया ना, ऐसा कैसा चलेगा? ठीक है, तो अब मैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स यहां से मार्क करा देता हूं. सी एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, an isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं ना, उसमें यूरेनियम का आइसोटोप यूज होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. कैसे, क्या, वी कैन कीप डिस्कसिंग ऑन दैट. अभी के लिए एक लाइन याद रखो. कोबाल्ट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कोबाल्ट 60, कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के लिए यूज होता है. आयोडीन का आइसोटोप ग्वाइटर के लिए यूज होता है. और एक चौथा एग्जांपल आप वहां लिखोगे जिसपे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दैट इज कार्बन 14 इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग. ओके क्या? कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है. व्हाट इज कार्बन डेटिंग? एब्सोल्युटली यस, कार्बन इज यूज्ड टू फाइंड द रेडियोएक्टिव कार्बन होता है. It is used to find the age of any substance. Yes, हमारा भी एज पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग के थ्रू. कोई एक ऑब्जेक्ट मिला जमीन के अंदर, उसको निकालते बोलते हैं 1000 साल पुराना मिल गया हमको. अभी तुमको किसे पता 1000 साल पुराना है? कार्बन डेटिंग. यस, सो आइसोटोप ऑफ कार्बन, सारे बच्चे वहां लिख के रखो प्लीज, 100% क्वेश्चन पूछेगा उस पर. फिर आइसोबार्स, खत्म हो गया चैप्टर. सो चैप्टर 4 पूरा डन. क्लियर है? वेरी नाइस. मैंने बहुत क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए बच्चों. सी ये देखो, इफ z इज 3, चलो कुछ आंसर करो तो जरा, बहुत टाइम है हमारे पास. लेट्स आंसर. सी ब्रोमीन का, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, मान लो ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स है. यस, एक 49.7% है, ब्रोमीन 79, और दूसरा है 50%, ब्रोमीन 81. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन. कोई भी दे देंगे ऐसे, ठीक है क्या? यस, इसको
दो क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट, एक सीधा एक उल्टा, ध्यान से देखना। बोथ क्वेश्चंस, बोथ आर कैलकुलेशन बेस्ड, दोनों इंपॉर्टेंट। यहां देखो, मत करो बच्चों, एक बार देख लो, बाद में करते बैठ, है ना। ब्रोमीन, तो बोलो ब्रोमीन का मास क्या होगा? 49.7 अपॉन 100 इंटू 79 प्लस 50.3 अपॉन 100 इंटू 81। बोलो ठीक है क्या? अब कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों आपके पास, आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ता है। इंटू 0.79 प्लस 50.3 इंटू 0.81, जितना भी आएगा सॉल्व करके बाजू में यू चिपका देना। डन। अच्छा उल्टा है, देखो क्वेश्चन। द एवरेज मास ऑफ द सैंपल इज 16.2। यहां पे ना आपको एवरेज मास निकालने बोला था, हाँ कि नहीं? यहां पे बोलता है एवरेज इज 16.2। व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ बोथ द आइसोटोप्स? दोनों का परसेंटेजेस कितना है, ध्यान से समझना। ये एक एलिमेंट है 8 16, ये दूसरा 8 18। हमने बोला लेट्स से इसका x% है, तो बच्चों इसका कितना होगा? 100 माइनस x%, है ना। एक को अगर 80% है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 20%। अरे हाँ कि नहीं? दो लोग हैं एटमॉस्फेयर में, एक का वेटेज है 80, इसने 90% प्रोजेक्ट किया तो बचा हुआ 10%, इसने 70 किया तो बचा हुआ 100 माइनस 70, 30% उसने किया होगा। तो एक सैंपल अगर x% है तो दूसरा सैंपल कितना होगा? 100 माइनस x%। वो 18 और 8 को भी हम x% ले सकते थे। नहीं, ये क्यों ले? इनका कितना परसेंट एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ये बोल रहा है वो। ये तो इसका 16 मास है फिक्स, इसका 18 मास है फिक्स। समझ में आ रहा है क्या? अंश सीधे बैठो। ओके क्या? पक्का? अब कैलकुलेशन, हमने बोला एवरेज निकालने का तरीका होता है x अपॉन 100 ऑफ 16 प्लस। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? क्या नहीं समझा? बोलो प्लीज, बोलो बच्चे, बोलोगे नहीं? ये आने वाला है 200% आने वाला है एग्जाम में, ये समझा? पक्का? इन्होंने क्लोरीन कहां गया हमारा? ये देख, ये 75% है बोला था, ये 75, ये तो बचा कितना? 25, ये 25। बोलो डन। तो हमने बोला 75 अपॉन 100 इसका वेट, 25 100 इसका वेट। बोलो डन। क्लियर? वैसे यहां पर मुझे परसेंटेज नहीं पता थे, हमने बोला इसका x% मान लेते हैं, तो ये बचेगा 100 माइनस x। एवरेज कैसे निकालते हैं बोलो? बोलो एवरेज इज इक्वल टू x% ऑफ 16 यानी x अपॉन 100 ऑफ 16 प्लस इतना परसेंट ऑफ 18, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x अपॉन 100 इंटू 18। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 16.2। 16.2। अब इसको करना होगा हमको सॉल्व। बोलो ठीक, लेट्स सॉल्व इट देन। ध्यान से समझो, अभी इसमें से और इसमें से 100 कॉमन निकाल रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। और 16 और 18 में से 2 कॉमन निकाल रहा हूं, चलेगा? चलेगा। तो 2 अपॉन 100 कॉमन आ गया बाहर, कोई दिक्कत? ठीक, आप मार दो इसको, ये बचा 50 और ये बचा 8, ये बचा 8, ठीक है। ये बचा 50 और ये बचा 9। प्लीज इसको और काटना नहीं, क्योंकि मैं कॉमन निकाल के इजी हो जाता। 1/50 कॉमन निकाला, चलेगा। यहां क्या बचा? 8x प्लस यहां क्या बचा? 900 माइनस 9x। कोई दिक्कत किसी को? समझा? और इधर आ गया 16.2। चल 50 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, यहां बचा 900 माइनस एक्स, 900 माइनस एक्स, 50 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16.2 इंटू 50। समझ में आया अच्छे से? क्या पक्का? वेरी गुड। अब सॉल्विंग करो, देखो
900 माइनस x, बोलो ये कितना बचता है? 0। कितना? 81 है पक्का? 81। x इधर आएगा, ये इधर जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या बच्चों? 81 कैसे होगा? 16.2 है यार, कैसे 81 हो सकता है? कुछ भी बोलते हैं बच्चे। हाँ अरे 5 2 सा, ये एक तो ये 0, 810, दैट इज फाइन। 810 आएगा। तो यहां से x कितना मिलेगा मुझे? 900 माइनस 810, 90%। बोलो क्लियर? 90, यानी इसका 90% मेरे पास है और इसका 10%। बोलो समझा? अच्छे से समझा? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे एग्जाम में, या तो ये या तो ये। क्लोरीन का तो सीधा बोलते हैं कि फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो उसके परसेंटेजेस भी आपको याद करने हैं, बट बाकी उसके अलावा जो भी होगा उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके है, डन? वेरी नाइस। आगे बढ़ता हूं, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो। हाँ बोलो सर। 2 मिनट रुकेगा, चलेगा ना? आज क्या बोलता है? बोलता है if Z is 3, what would be the valency of the element? Also name the element. बोलो मैडम। Z3, Z यानी क्या? नंबर। तो 3 एटॉमिक नंबर किसका है? बीच में नहीं बोलना प्लीज। हाँ लिथियम। ओके, तो बोलता है लिथियम है। ऑल्सो नेम द एलिमेंट, तो नेम ऑफ द एलिमेंट इज लिथियम। पक्का? वेरी गुड। वैलेंसी बताओ उसकी। वैलेंसी लिथियम एटॉमिक नंबर 3, वैलेंसी 2। वेरी बैड। बोलो शौनक। अरे बेशरम बच्चों, के एल, इसमें 2, इसमें 1, छोटा बच्चा भी करेगा ऐसा। 1 2 1, हाँ कि नहीं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया, इसमें 1 गया, तो वैलेंसी कितना हो गया? 1। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ द, ये हो गया डन। ओके, नया क्वेश्चन अगला। कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज x एंड y आर गिवन टू यू। तो 2 स्पीसीज दिया है, x में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, y में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। गिव द मास नंबर ऑफ x एंड y। यस सर, बोलो। x का सिंबल नीचे क्या लिखते हैं हम? 6, बढ़िया। और ऊपर 12, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ऊपर 12। y नीचे 6 और ऊपर 12। ये दोनों एक दूसरे के कौन है? कुछ, अच्छा 8 है ना, सो सॉरी। ये दोनों एक दूसरे के कौन है? आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीसीज? दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, बहुत। सब प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, पहले तुम ये बेसिक अच्छे से करो। ये ट्रू और फॉल्स कर लेना खुद से। Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for discovery of न्यूक्लियस। उसने ही बोला था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, बाकी एटम खाली है, एंड ऑल दैट स्टफ। बोलो ओके। आइसोटोप हैज सेम व्हाट, है ना? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है भैया। आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर अलग है, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, ऐसा भी एक क्वेश्चन डाला है छोटू, राइट? टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ एटॉमिक नंबर 9 है, न्यूट्रॉन्स इतना है, तो ये कितना हो जाएगा? 19।
प्रोटॉन कितना 9, इलेक्ट्रॉन कितना 9, नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज 9, एटॉमिक नंबर 9 कौन होता है? बोलो सर। फ्लोरीन। यस। एटॉमिक नंबर 16 कौन होता है? सल्फर। सल्फर 16 इज सल्फर। ओके क्या? मास नंबर 32, तो बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 32 माइनस 16, 32। प्रोटॉन कितने? 16। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अरे सल्फर लिखा है इधर, क्या रे बच्चों? हाँ चलो कोई नहीं, अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। क्या देखो, आपको बोल रहा है किसी का मास नंबर 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है तो एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 24 माइनस 12 इज 12, प्रोटॉन तो 12 और एलिमेंट इज मैग्नीशियम। समझ में आया? पक्का क्लियर? वेरी गुड। मास नंबर 2, एक प्रोटॉन तो एक न्यूट्रॉन होगा फिर, हाँ कि नहीं? तो हाँ आइसोटोप है ये, हाइट आइसोटोप, हाँ ड्यूटेरियम है। यस ओके क्या? वेरी गुड। ये और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, और भैया ये है हाइड्रोजन। ऐसे ये वाला देखो, मास नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन भी 0 का आयन। बेटा इलेक्ट्रॉन भी तो नहीं है उसके पास, इस बार उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा देखो, यानी ये ऐसा दिखेगा। यस। कितने प्रोटॉन है? ये यहां प्रोटॉन छुप के बैठा है एक, और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, तो ये तो H प्लस हो गया, हाँ कि नहीं? सो दिस इज एन आयन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आयन, कैटायन। समझा कि नहीं समझा? आयन कैसे बनता है? कोई आके इलेक्ट्रॉन लेके गया तो पॉजिटिव चार्ज, अगर उसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग है तो चार्ज आ जाएगा उस पर। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है तो एटम रहता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग तो आयन बन जाता है। समझा कि नहीं? याद आया कुछ पिछले सेशन का? सो आज आपको करना है चैप्टर 4 बहुत अच्छे से प्रिपेयर, पूरा ऑल इन वन। आज का जो सिखाया वो नोट्स, कल छुट्टी है, स्कूल है? वेरी गुड। अब छुट्टी मारो नहीं होगा, होमवर्क देखो आज का क्या क्या है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग।